Question number 13. The reaction is described. आप देख पा रहे हो इसमें जो कार्बन एटम के अलोंग ओरिएंटेशन है ग्रुप्स ऑफ एटम्स का, एटम का वो कैसे लेफ्ट में, और जो प्रोडक्ट बन रहा है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद उसमें ओरिएंटेशन कैसा है एटम और एटम्स का, ग्रुप ऑफ एटम्स का राइट साइड में हो गया, तो बिल्कुल रिवर्ट हो रहा है। तो ऐसा तो आपने SN2 नहीं पढ़ा हुआ है ना। SN2 मैग्नीज में आपने पढ़ा हुआ है, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसकी ऑप्शंस दिए हुए, देख लेते हैं क्या आंसर होगा। दीज आर द ऑप्शंस Se2, SN1, SN2, D। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 द alkyl halide is converted into an alcohol। एल्काइल हैलाइड में यानी कि जिसमें हाइड्रोजन एटम हो सिंपली, उसमें अल्कोहल कैसे बनाते हैं। आप किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर लो, SN2 SN1 आपने पढ़ा हुआ है, तो केवल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो 14 का बी ऑप्शन आपका ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन, but chlorine of 2,4 dinitrochlorobenzene is readily replaced since। आपसे ये जानना चाह रहे हैं, देखिए आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हो ना क्लोरीन में, ये क्लोरीन आ गया आपके सामने, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसका ट्रीटमेंट NOS से कराओगे तो ये रिएक्शन, अगर मैं आपको ऐसी रिएक्शन लिख के दे दूं तो आप इसका आंसर बताएंगे नो प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये सेम रिएक्शन 623 केल्विन टेम्परेचर पर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन कराई जाएगी, तब जो NaOH का OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। यही इनका कहना है। द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशन। लेकिन अगर यही काम 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन में कराया जाए तो ये बड़ा आसानी से हो जाता है। बहुत ही लो टेम्परेचर पर हो जाएगा, बहुत ही कम टेम्परेचर पर हो जाएगा, है ना। लगभग मुझे अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर याद नहीं है, लेकिन हाँ लगभग 400 से भी कम टेम्परेचर पर ये सब्स्टिट्यूशन जो है हो जाता है। NOH का OH नेगेटिव Cl को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। तो यही जानना चाह रहे हैं इस NO2 से क्या फायदा रहा, NO2 से क्या फायदा रहा, NO2 ने कैसे जो है वो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोरीन में आसान बना दिया। तो आप सभी को मालूम है NO2 कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG ग्रुप है, जो कि OH नेगेटिव के अटैक को इस कार्बन पर फैसिलिटेट करेगा। जब ये OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो रेजोनेटिंगली स्टेबिलाइज्ड होगा, और क्योंकि Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो NO2 ग्रुप ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl पहुंचा रहा है उसको तेजी से अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और OH नेगेटिव के अटैक को फैसिलिटेट करेगा। ठीक, तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। कौन सा ऑप्शन दिया उसको देख लेते हैं। NO2 makes the ring electron rich, no. NO2 withdraws electron from meta position, no. NO2 donate electron, no। डोनेट की तो बात ही नहीं है, ये ऑप्शन ठीक है, देखो है ना जी। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फैसिलिटेट करेगा अटैक को और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोरिन्स में इजी बनाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। C3H8 लाइट की बजाय इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन बना रहा है ना।
मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन बन रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सब्स्टिट्यूशन का। एडिशन नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन द फॉलोइंग ग्रुप्स द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी, कौन सा ग्रुप जो है अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए पहले आप। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो लिविंग ग्रुप की बात है ना, वो बात बेसिक करेक्टर से बात बनेगी। स्ट्रॉन्गर द बेस, सभी एसिड है आपके सामने। स्ट्रॉन्गर द बेस better will be the leaving group. अब इन चारों में से बेस कैसे पता चले? तो इनके एसिड्स उठा लेते हैं हम। देखो ये जो कंपाउंड है हमारे पास CF3SO2OH, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो F है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट बहुत लगाएगा, और इसलिए एसिडिक करेक्टर इस कंपाउंड का सबसे ज्यादा होगा। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो होता है वीक। यानी कि ये सबसे ज्यादा वीक बेस होगा, और सबसे घटिया, सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होगा, आसानी से लीव नहीं कर पाएगा। उसकी वजह क्या है? जब ये वीक बेस है तो H पॉजिटिव को तेजी से अटैच नहीं कर पाएगा अपने साथ, और जब भी तेजी से H पॉजिटिव को अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन SN1 से नहीं कर पाएगा। आपको अगर याद हो, SN1 रिएक्शन प्रोटॉनिक मीडियम में होती थी, और प्रोटॉनिक मीडियम में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे, और ये H पॉजिटिव आयन को जितना तेजी से एक्सेप्ट करेगा उतनी तेजी से ही ये अच्छे बेस की तरह काम कर पाता। लेकिन ये कैसा बेस है? वीक बेस है, क्योंकि इसका जो एसिड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। जबकि जो आपके पास ये वाला ग्रुप है CH3O, ये Me का मतलब क्या बच्चों? CH3। ये मिथेनॉल का बेस है। मिथेनॉल कैसा है? बहुत वीक एसिड है भाई, तो बहुत ही वीक एसिड है। तो जब ये H पॉजिटिव आयन लूज करेगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो तेजी से जो प्रोटॉनिक मीडियम में H पॉजिटिव आयन अवेलेबल है उनसे कंबाइन करके CH3OH बना देगा, और बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक करेक्टर की हम बात, बेसिक करेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका। और सबसे वीक बेस कौन सा होगा? ये कंपाउंड, क्योंकि इसका जो एसिड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उससे कम स्ट्रॉन्ग एसिड इसका वाला होगा, उससे कम स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा, सबसे कम स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा। तो जो सबसे कम स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, इसका जो बेस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इसीलिए ये सबसे बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, इसमें अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो जो सेकंड वाला है ये सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, सबसे तेजी से लीव हो जाएगा, और दूसरा जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको अटैक होने के लिए अलाउ करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेकंड लास्ट में आ रहा हो? एक ही ऑप्शन है। देखिए मजे की बात है, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपका आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में जो है वो सेकंड ऑप्शन दे रखा है। आप सबसे पहला वाला, हाँ, डी में दे रखा है, डी में दे रखा है। उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और फिर स्ट्रॉन्गर इज द बेस, और बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप। तो इसमें फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, बी ऑप्शन ही करेक्ट है।
इसका बेस हमने आपको ये बताया, स्ट्रॉन्गर द बेस better will be the leaving group, better will be the leaving group। अब स्ट्रॉन्गर बेस करेक्टर कैसे पता चलेगा? जिसका एसिड, अगर इसमें एच लगा दूं सब में, जिस ये एसी का मतलब बेटे CH3CO ग्रुप है, CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है, इन सब में एच लगा दो आप, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग, या ऐसा बोलो सबसे ज्यादा जो वीक एसिड होगा उसका बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जो मिथेनॉल है ये सबसे वीक एसिड है और इसका बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो अगर प्रोटॉनिक मीडियम होगा तो ये बेस जो है तेजी से, जो आपने देखा CH3O नेगेटिव तेजी से क्या करेगा? H पॉजिटिव से कंबाइन करने के लिए भाग जाएगा और दूसरा जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, the intermediate during the addition of HCl to propene in the presence of peroxide। ये बच्चे काफी गलत कर जाते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन गलती कर जाते हैं। अब भाई एडिशन HCl का हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब मैंने आपको बता रखा है पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के केस में काम करता है, HCl के काम नहीं करेगा, HI में काम नहीं करेगा। तो अगर पेरोक्साइड है भी तो भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होना है HCl का, और नहीं है तो भी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होना है। और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आपने देख लिया H डॉट Cl डॉट, नो सॉरी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जब H पॉजिटिव अटैक करेगा, अभी हमने पढ़ा था पीछे क्वेश्चन, उसमें मैकेनिज्म बताई थी आपको, तो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? ये बनेगा कार्बोकैटायन वाला बनेगा ये भी, लेकिन ये कैसा बनेगा? मेजर, और ये कैसा बनेगा? माइनर। ठीक है ना? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, दिस कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद D2O, D2O क्या? हैवी वाटर, इसमें क्या होगा? D पॉजिटिव और OD नेगेटिव। ये CH3CNGBr में ये नेगेटिव पार्ट है और जो MgBr है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो बस रिग्नार्ड एजेंट की तो बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है, ये CH3D C और D बन जाएगा। ये ऑप्शन ठीक है। which of the following reaction is most suitable for the preparation of N-propyl benzene? N-propyl benzene बनाने के लिए तो सबसे बढ़िया मेथड भाई ये रहता है, N-propyl benzene बनाना हो तो आप फिटिक, वुड्स फिटिक करा दो, है ना? इसका रिएक्शन किससे करा दो? सोडियम मेटल से करा दो आप, और इधर ले लो आप क्लोरोप्रोपेन, ये आसानी से हो जाएगा रिएक्शन, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये ठीक रहेगा मेथड। ये आपके पास एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा बेंजीन में, यू विल गेट नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन, ये वाला कंपाउंड। तो ये तो भाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो नहीं है, ये वुड्स रिएक्शन भी नहीं है, ये तो वुड्स फिटिक है। तो वो वाला ऑप्शन ढूंढना होगा, वुड्स फिटिक वाला कहाँ दिया है? देखिए नेक्स्ट पेज पे मिल रहा है हमें, ये मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, वुड्स फिटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेसेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो ये आपको पता है, क्लोरोबेंजीन, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन में जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, इसमें सिमिट्री होने की वजह से जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग में चले जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग में जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? पैकिंग पर, जितनी ज़्यादा अच्छी पैकिंग होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, उतना मॉलिक्यूल्स को दूर करने में टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हुआ इन चारों कंपाउंड में, एनसीईआरटी में भी ये आपने बात पढ़ी हुई। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 21। If one H is replaced by Cl atom in C4H9Cl, the total number of structure isomer will be। ये क्वेश्चन मैं आपको देखिए बना के दिखाता हूँ।
C4H9Cl है ना, C4H9Cl के बारे में बात हो रही है। दिस इज योर C4H9Cl। कह रहे हैं इस कंपाउंड में एक H हटा करके एक Cl लगाना है तो कितने आइसोमर्स बनेंगे ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो पहले तो भाई C4H9 के कितने आइसोमर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो भाई C4H9 के कितना आइसोमर्स पॉसिबल है बनाता हूँ मैं। देखो दिस इज द वन आइसोमर, वन क्लोरोब्यूटेन। एक बन सकता है 2 क्लोरोब्यूटेन, है ना। एक बन सकता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और एक बन सकता है, ये सी यहाँ भी आ सकता है इस जगह पे ना, मैं इसको ऊपर बना लेता हूँ, इसे डाल देता हूँ। और एक बन सकता है हमारे पास ये कंपाउंड। ये बच्चे इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बड़ा पेशेंसली करने पड़ते हैं और टाइम बहुत लेते हैं, और उसके बाद ही बच्चों को डाउट रहता है कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ बन तो नहीं रहा, तो पेशेंसली करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखो ये वाला कंपाउंड है साहब। कह रहे अब इनके कितने आइसोमर बनेंगे जब आप इनमें से एक एक एच हटा के Cl लगाओगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर इसका एक एक एच हटा के Cl लगाएं तो देखो एक तो कंपाउंड बन जाएगा ये CH3 CH2 CH2 CH2Cl था ना, ये इसका एक H रिप्लेस कर दिया हमने, ये आ गया, और ये Cl ऐसे ही रहने दिया। ये तो कंपाउंड ऐसे ही रहेगा ना ओरिजिनली। अब दूसरा H हटा के Cl लगाना है तो एक काम यहाँ से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास CH3 CH2 CHCl, और ये CH2Cl ऐसे ही रहा। थर्ड कंपाउंड क्या बन सकता है इसका, CH3 CHCl, ये CH2 CH2Cl, और एक ये भी बन सकता है जो लास्ट नंबर 4 का कार्बन है, इसका लगा दो Cl CH2 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 CH2Cl। चारों कंपाउंड अलग है, चारों बन सकते हैं। अब सेकंड वाले का देख लेते हैं। इसमें एक Cl सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो एक तो ये बन सकता है CH3 CH2 CHCl और CH2Cl। अब एक बात देखें आप, ये कंपाउंड कहीं और तो नहीं बन गया? बन गया। देखो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, और देखो ये नंबर 2 वाला यही तो है, तो दोबारा काउंट नहीं होगा ये, ठीक है, ये नंबर 2 ही रहा। और देख लेते हैं CH3 CH2 CCl CCl और CH3, और उसके बाद ये भी हो सकता है भाई CH3 CHCl CHCl और CH3, और ये भी हो सकता है कि भाई Cl CH2 CH2 CHCl और CH3। तो मुझे लगता है ये भी कहीं ना आ रहा हो कहीं पर। हाँ आ रहा है, देखो ये जो थर्ड है, ये थर्ड, ये 1 2 3 1 2 3, हाँ ये भी थर्ड ही सेम ही कंपाउंड हो रहा है ना। और ये कहीं नहीं है ना, तो 1 2 3, ये 4 कहीं नहीं है, ये 4 कहीं नहीं है, 1 2 3 4, हाँ 4, ये 5 कहीं नहीं है, 5 5, ये 6 भी कहीं नहीं है अभी तक, 6। अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड में Cl हटा के लगाने वाली बात। तो इसमें एक तो ये हो सकता है भाई कि H3CHCH3 CH, और यहाँ पे Cl, एक Cl यहाँ लगा दिया। दूसरा क्या बन सकता है भाई, ये देखो मुझे लगता नहीं कहीं और बना हुआ भी नहीं है। CH3C, ये Cl, ये CH3, और ये CH2Cl ऑलरेडी है।
ये भी कहीं और बना हुआ नहीं दिख रहा है। और ये CH2Cl CH3 और ये CH2Cl ये भी कहीं बना हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये कहाँ तक पहुंच गए? 5 तक पहुंच गए थे, 5 6 तक पहुंच गए, 7 8 9 और लास्ट भाई ये बचा हुआ। देखो इस आइसोमर में अगर क्लोरीन ऐड करोगे, ये क्लोरीन ऐड तो ऐसे ही होगी ना, क्लोरीन कराओगे अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में तब होगी ऐड, सब्स्टिट्यूशन होगा अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में। तो बस यहाँ पे एक ही पॉसिबल है, तीनों CH3 सेम ही है, कहीं भी एक ऐसे उठा करके आप Cl लगा सकते हो। ये Cl ऐसे ही आ गया, ये CH3 एज इट इज आ गया और ये CH2Cl। तो ये कहाँ तक पहुँच गया? 9 10। तो ये वाले 10 पॉसिबल है। ठीक है साहब। आपको गलती बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या हो जाती है बच्चों से, ये भी काउंट कर लेते हैं और ये वाला 2 भी काउंट कर लेते हैं, ये वाला 3 भी काउंट कर लेते हैं और ये वाला 3 भी काउंट कर लेते हैं। कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो बताने हैं। अब ये तो सेम ही है ना, तो इन्हें काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये एक ही कंपाउंड काउंट होगा, ये और ये एक ही कंपाउंड काउंट होगा, तो इसलिए टोटल आंसर आपका 10 वाला होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये रहा हमारा ऑप्शन, यस। If one H is replaced by Cl atom in C4H and Cl, the total number isomer will be 10. ये आपका आंसर हो जाएगा। 23rd देख लेते हैं। The conversion of this compound to this can be carried out by, इसमें क्या हुआ है, ये वाला बॉन्ड हटाया भाई, डबल बॉन्ड हटाया तो एडिशन ही हो रहा होगा, और यहाँ पर एक एक Cl लगाए। देखो यहाँ Cl एक था पहले, यहाँ पे कितने हो गए? 2। यहाँ पे Cl एक था, यहाँ पे Cl कितने हो गए? 2। सिंपली एडिशन हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ये करते क्लोरीन और HNO तो रिएक्शन ही नहीं होती, क्लोरीन और AlCl3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन कोई चांस ही नहीं है, एरोमेटिक रिंग नहीं है। ये Cl2 प्लस H NOH ये तो कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती दिख रही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक है, सिंपली एडिशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विद X moles of NaNH2 followed by treatment with ethyl bromide gives a पेंटाइन। तो चलो देखते हैं क्या कहना चाह रही हैं। कह रहे हैं 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है, ये कंपाउंड हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH 1,2 डाइब्रोमोपेंटीन, ये आगे सर 1 और 2 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है, सॉरी पेंटीन नहीं, वेरी सॉरी, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। चलो इसका ट्रीटमेंट कराया X मोल्स ऑफ NaNH2। देखिए NaNH2 क्या करेगा, पहले आप ये समझिए, ये Na पॉजिटिव है और NH2 नेगेटिव है, तो ये बीटा एलिमिनेशन करेगा, ये Na ये Br और यहां से ये H बीटा वाला, अगर ये कार्बन अल्फा है उसका बराबर वाला क्या होगा? बीटा। तो ये Na Br एलिमिनेट हो जाएगा और NH3 एलिमिनेट हो जाएगा। एक बार और कराएंगे तो ये NaBr और उसके रेस्पेक्ट में ये वाला फिर कार्बन कैसा हो जाएगा? बीटा, तो यहां से H चला जाएगा, तो CH3 यहाँ बचा C, यहाँ बचा ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे H, तो यहाँ कितने मोल्स लगे? 2 मोल्स लगे। तो 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विद X मोल्स ऑफ NaNH2। अच्छा ये तो हो गया, ये बन गया प्रोपाइन, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद इथाइल ब्रोमाइड। अच्छा इसका ट्रीटमेंट जो है, ये जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका ट्रीटमेंट जो है फिर कराया इससे इथाइल ब्रोमाइड से, C2H5Br से CH2CH3, तो क्या मिल गया? पेंटाइन मिल गया। पेंटाइन का मतलब बच्चों 5 कार्बन एटम है और नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये पेंटाइन मिल गया। अब ये बात समझो, ये जो कंपाउंड है प्रोपाइन, ये डायरेक्टली इससे रिएक्शन नहीं करेगा, पहले इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। CH3
सी ट्रिपल बॉन्ड सी Na में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक NaNH2 और लगेगा। तो ये एसिडिक होता है ना H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव और ये NH2 नेगेटिव, ये NH3 निकल जाएगा और Na जो है यहाँ लग जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बन गया। तो दो तो यहाँ लग गए NaNH2 और एक यहाँ कंज्यूम हो गया, तो टोटल 3 आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तब ये इससे रिएक्शन करेगा और ये NaBr एलिमिनेट हो जाएगा और तब पेंटाइन आपका बनेगा। फिर से समझते हैं, देखिए ये 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन जो है, इसका ट्रीटमेंट जब 2 NaNH2 से कराएंगे तो बीटा एलिमिनेशन होगा, ये H, ये Br, ये Br, ये H, क्या बचा यहाँ पे C, यहाँ बचा केवल CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अब इसी का रिएक्शन हमें कराना है इथाइल ब्रोमाइड से, जिससे हमें क्या मिल गया, पेंटाइन मिल गया। लेकिन ये कंपाउंड इथाइल ब्रोमाइड से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा, इसका हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा इसमें सोडियम प्रोपोनाइट में। तो उसके लिए हम इसका ट्रीटमेंट NaNH2 से एक बार और कराएंगे, तब ये बनेगा प्रोडक्ट, और फिर ये इससे रिएक्शन करेगा इथाइल ब्रोमाइड से, तब हमें पेंटाइन मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कितने मोल्स NaNH2 के चाहिए होंगे, लगेंगे, तो 2 तो यहाँ लगे बच्चों, एक यहाँ लगा, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 3 हो गए। यानी कि आपका जो यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए वो होने चाहिए 3 वाला, है कुछ है, यस, हाँ, ये 24 का थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, जिसमें आपके पास 3 जो NaNH2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो लग रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम चलते हैं। द कंपाउंड C7H8 का ट्रीटमेंट हमने क्लोरीन से कराया, और देखो ये हीट कर रहे हैं, जब आप हीट कर रहे हो तो भाई सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, इस इक्वेशन को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे रिएक्शन हो रही होगी। यहाँ पर C7H8 को पहले आप समझो, यहाँ पे C7H8 जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है आपको, वो टॉलिन का दिया है, किसी रिंग वाले कंपाउंड का दिया होगा, एरोमेटिक का दिया होगा, क्योंकि वहां पर ही ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है और ये हीट हो रहा है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तीनों H हट करके 3 Cl आ जाएंगे। देखो यहाँ दिया है, मैंने खुद ही 3 Cl2 लग रहे हैं, तो यहाँ पर CCl3 बन जाएगा। अब आप इसका ट्रीटमेंट करा रहे हो ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो ऐसा होने पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो CCl3 है इट इज -R इफेक्ट ग्रुप, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है Br वो कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर बच्चे को ये नहीं पता कि ये मेटा डायरेक्टिंग है CCl3, तो ये क्वेश्चन गलत कर लेगा, वो ऑर्थो पैरा वाला बना लेते हैं जनरली। और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जिंक और HCl से रिएक्शन हो रही है, तो जिंक और HCl आपस में रिएक्शन करके H2 बनाएंगे, जो इस CCl3 का कर देंगे रिडक्शन, यानी कि तीनों जगह तीनों Cl हट करके क्या आ जाएंगे, 3 H आ जाएंगे, यानी कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3, और ये मेटा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाना चाहिए दैट शुड बी 1 2 3 3 ब्रोमोटोलिन या मेटा ब्रोमोटोलिन है कुछ, हाँ ये बी वाला है, बी वाला है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन, मेटा ब्रोमोटोलिन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, मेटा ब्रोमोटोलिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। कह रहे 2 आइसोमेरिक एल्केन्स हैं, एक A और एक B एल्केन्स हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H9Cl, on heating H2, on adding H2
A gives optically inactive compound while B gives a chiral compound। तो बहुत जल्दी से इनके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, बात बन जाएगी। अब अपना दिमाग ना लगाने से अच्छा है, मतलब लगाना तो अपना ही पड़ेगा, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें से अगर ढूंढने की कोशिश करें ना तो आंसर थोड़ा जल्दी मिल जाता है। कैसे? मैं इसका जो पहला वाला ऑप्शन में स्ट्रक्चर दिए हुए उनकी थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ। जो पहले वाले ऑप्शन में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उनकी हेल्प ले लेता हूँ। और पहला वाला जो स्ट्रक्चर दिए हैं वो है बेटे हमारे पास ये वाले। एक तो है ए विच इज 3 क्लोरो 1 पेंटीन। चलो बनाते हैं। 1 2 3 क्लोरो और 1 पेंटीन। तो 1 पेंटीन तो ये हो गया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें देखो क्या कंपाउंड बन जाएगा। CH3 जहां भी डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा, 2 H एटम्स आ जाएंगे, CHCl, और ये बच्चों बन गया CH2CH3। तो कह रहे हैं ए गिव्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अरे वाह, ये तो हमारा ठीक हो रहा है। देखो जो ए हमने यह बनाया ए इज 3 क्लोरोपेंटवनीन, ये बात को फुलफिल कर रहा है। इसमें जब हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो देखो ये कार्बन को देखो, यहाँ पे 3 H है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 1 H 1 Cl और 2 ग्रुप यहाँ पे सेम आ गए बच्चों, CH2CH3 और CH2CH3, यानी कि इस कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन एटम नहीं है। और ये कंपाउंड कैसा ए कायरल है, कैसा है ए कायरल। ए कायरल का मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कंपाउंड ए तो ये बनता दिख रहा है। बी क्या दे रखा है इसमें, देखो इसमें बी दे रखा है हमें 4 क्लोरो 2 पेंटीन। चलो बनाते हैं। दिस इज 4 क्लोरो और 2 पेंटीन। ये CH2 आ गया, नहीं 2 पर है ना, ये आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड CH3 1 2 3 4 5। चलो इसमें हाइड्रोजन ऐड करके देख लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन ऐड करके देखेंगे तो बनेगा CH3 CHCl CH2 CH2 CH3 बन गई बात। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, ये बी में जब हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया तो कायरल कंपाउंड बन रहा है। ये कंपाउंड कैसा है, कायरल ही बन रहा है भाई। देखो बात बन गई, पहले ऑप्शन में बात बन गई। देखो ये कार्बन कैसा है, कायरल है ना, इसमें CH3 अलग है, H अलग है, Cl अलग है, और ये CH2 CH2 CH3 कैसा है, अलग है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो गया। ठीक है, तो अगर हमें समझ में नहीं आ रहे हो कि हम स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं तो जो ऑप्शंस में दिए हुए उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लेते। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक हो गया। इस कंपाउंड में जब आपने हाइड्रोजन ऐड की तो कंपाउंड कैसा बना, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक कायरल कंपाउंड बन गया, देखा था आपने अभी। और बी में ऐड किया तो कैसा बन गया, कायरल कंपाउंड में। तो ये दो आइसोमर्स हैं जिनकी हमें तलाश थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन आपका ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने के लायक है, आ सकता है 2 नंबर में 1 नंबर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द कन्वर्जन ऑफ 3,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूटीन विद जिंक एंड अल्कोहल। अब आप रिएक्शन क्या हो रही है वो देख लेते हैं, फिर पता करते हैं। ये रिएक्शन है हमारे पास, ब्यूटेन है 2,3, ये 2, ये 3, ये ब्यूटेन, ये 2 पर Br और ये 3 पर Br। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और इसको हमने जिंक और अल्कोहल के साथ ट्रीट जब कराया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ब्यूटूइन बन गया। बन गया साहब ब्यूटूइन। तो आपसे जानना चाह रहे हैं किस तरह की रिएक्शन है। तो भाई देखो ये Zn और ये Br, ये 11th में पढ़ी है रिएक्शन, ZnBr2 बन जाएगा। तो एक तो Br का हो रहा है एलिमिनेशन, Br हट रहा है, बोथ बीटा एलिमिनेशन। देखो ये भी बीटा है, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा, और ये अगर अल्फा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा। तो बोथ बीटा एलिमिनेशन। और देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है, जब Zn अकेला मेटेलिक फॉर्म में तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, और यहाँ कितना हो गया इसका ZnBr2 बनते ही +2।
तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो बोथ बीटा एलिमिनेशन एंड रिडॉक्स। ठीक है बात, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 28,